नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप वीडियो का टाइटल पढ़ पा रहे होंगे, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये समझना चाहते हैं एक होलिस्टिक मैनर में कि इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं पोस्ट कोविड-19 पीरियड में। ये वीडियो पूरी देखना, पूरा एजुकेशन सेक्टर किस तरह से मैं एक तरह से ट्राई करूँगा आपको समझाने की कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस होंगे और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। तो एक पूरी होलिस्टिक वीडियो एजुकेशन सेक्टर पे इंडिया की पूरी एंड तक देखना, आपके बहुत काम आएगी, स्पेशली कंपटीशन एग्जाम्स में कोई ऐसे लिखना हो, आपका ओपिनियन रखना हो इंटरव्यूज में, इन सब में बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी करंट स्थिति देखते हैं। तो है क्या कि अभी लगभग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स हैं जो कि अफेक्ट हुए कोविड-19 से। और इंडिया के नज़रिए से देखिए तो हम लोग लगभग 37 मिलियन स्टूडेंट्स तो हायर एजुकेशन में और ओवर देन 100 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ऑल ओवर जो कि अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 से। एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन पूरी तरह से हॉल्ट हो गई है। कुछ वेल टू डू स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी वेल टू डू फैमिली से हैं, उनके पास साधन है, फैसिलिटीज़ हैं। तो केवल ऐसी स्कूल्स हैं जो कि अपनी एजुकेशन को मेंटेन रख पाई हैं, उनकी टीचिंग को मेंटेन रख पाई हैं लॉकडाउन के दौरान। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर जो कि नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स है वो पूरी तरह से बंद पड़ी है, वहाँ कोई ऑनलाइन एजुकेशन इस दौरान पिछले 70 डेज में कुछ नहीं हो पाया है। हाँ, ऐसा ज़रूर था कि इस दौरान घर से काम किया गया और जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बच्चों को ई कंटेंट तैयार करके सेंड किया, परंतु जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो तो एक तरह से रुक गई। जैसे कि एग्ज़ाम्स हो गए, एग्ज़ाम्स में हुआ क्या है, अब जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे वो तो हो ही नहीं पाए, जैसे IIT JEE वगैरह ये। और रही बात कंपटीशन एग्जाम्स की, वो भी बिल्कुल नहीं हो पाए। अब बोर्ड एग्जाम्स और कॉलेज एग्जाम्स, ये एग्जाम्स थे जो कि हुए, कुछ पार्शली हुए, कुछ पेपर्स हो गए, कुछ रह गए। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो एकेडमिक सेशन का एंड होना था ना, वो एंड अधूरा रह गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने कुछ समय के लिए कोचिंग बंद करी, बट उन्होंने ऑनलाइन रिज्यूम कर लिया। फिर भी एक तरह से हैंडल कर पाए, उनके पास रिसोर्सेज हैं। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, स्पेशली जो दिल्ली में चलते हैं, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं वो मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास में स्मार्टफोन्स वगैरह हैं, नेट वगैरह है, तो वो लोग फिर भी लॉकडाउन के ड्यूरिंग देखा जाए तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाए हैं। इंडियन एजुकेशन सेक्टर के फ्यूचर की तरफ नज़र डालें तो जो पहली चीज़ सामने आती है वो है पर्पज़ ऑफ एजुकेशन। इसमें ज़रूर बदलाव होगा। रीज़न ये है कि इसमें बदलाव होने का कि अभी हम लोग जो एजुकेशन को देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं कि भाई एजुकेशन क्यों प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए कि जॉब लग जाए, कैरियर बन जाए, पैसे कमाने। हमारी अभी तक फ़िलहाल थिंकिंग ऐसी ही है। परंतु फ्यूचर में क्या होगा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो चेंज होगा। लोग स्किलफुल होने के लिए, चेंज्ड सिचुएशंस में अडेप्ट करने के लिए, खुद को मोर क्वालिफाइड बनाने के लिए, ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो उनमें वो स्किल्स हों कि वो उस दौरान कोई जॉब पा सके या काम कर सके। अभी आप देखिए इस लॉकडाउन के दौरान पिछले 70 डेज में इवन वेल एजुकेटेड लोग भी खुद को स्किलफुल नहीं पाए इतना कि उनको जॉब मिल जाए। तो इसी सिचुएशन को निपटने के लिए फ्यूचर में डेफिनेटली एजुकेशन के पर्पज़ में चेंज आएगा। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी, पूरे एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अभी देखा जाए तो 2.5% से 3% GDP का इन्वेस्ट होता है एजुकेशन पे। हमें बहुत पहले एक्चुअली ये देखा जाए तो एडवाइस किया गया था, DS कोठारी कमेटी ने एडवाइस किया था 1964 के अराउंड कि भाई 6% ऑफ जो GDP है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट होनी चाहिए, पर आज तक वो हो नहीं पाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ पोस्ट कोविड-19 का जो पीरियड है उसमें डेफिनेटली एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किस तरह से करेंगे, तो हम इस पर देखते हैं कि भाई एक तो इंस्टीट्यूशंस, उनके पास में ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। दूसरे बच्चों के पास में वो सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो उस एजुकेशन को रिसीव कर सकें। अब अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में लगभग 500 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 230-240 मिलियन यूज़र्स गाँव के हैं, यानी लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है यूज़र्स इंटरनेट के वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और उनमें से भी सब टोटल मिला के अगर 500 मिलियन देखें तो 97% ऐसे हैं जो कि मोबाइल से इंटरनेट चलाते हैं। पर अगर पूरा पॉपुलेशन का देखें ओवरऑल तो केवल 40% ही पॉपुलेशन है इंडिया की जो कि इंटरनेट एक्सेस कर पाती है। तो हमें कहाँ फोकस करना है, हमको फोकस करना है कहाँ पे कि मोबाइल और कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट के थ्रू। तो मोबाइल और इंटरनेट इन दो चीज़ों पे स्पेशली फोकस करना होगा।
कंपेरेटिव में अगर यूएस में देखें तो 88% इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाइना में 61% इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पर इंडिया में केवल 40% है। तो फ्यूचर जो हमारा होगा एजुकेशन का वो इस तरह से देख सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन कहीं होगा तो वो मोबाइल और इंटरनेट के फॉर्म में होगा। एजुकेशन का इंटरनेशनल होना, अब देखिए जो हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं NITs IITs वगैरह जो हैं, ये आगे फ्यूचर में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो कोर्सेज होंगे वो नॉट ओनली इंडिया के लिए बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए अवेलेबल होंगे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू। तो एक तरह से हमारी जो एजुकेशन है वो इंटरनेशनल होगी। पर एक बात हमें ध्यान रखना होगा, इंटरनेशनल तो हमें बाद में करना है, पहले इसको नेशनलाइज करना होगा, यानी हर मतलब कह सकते हैं हर स्टूडेंट तक ये पहुंच पाए, जो इसको पढ़ना चाहे, जो रिसीव करना चाहे कोर्स को, एजुकेशन को, उसको घर बैठे मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एजुकेशन है इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, वो नेशनलाइज प्लस इंटरनेशनलाइज ये दोनों हो सकती है, क्योंकि डिमांड हमारे इन इंस्टीट्यूशंस में अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने लगेंगे तो इनकी डिमांड नॉट ओनली इंडिया बट की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी होगी। करिकुलम सिलेबस में चेंजेस, बिल्कुल जब पर्पज ही चेंज हो जाएगा, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि एजुकेशन में पर्पज चेंज होगा, तो जब पर्पज ही स्किलफुल बनाना होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, उसको ज़्यादा क्वालिफाइड बनाना होगा स्टूडेंट को, तो फिर डेफिनेटली उसमें जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें भी चेंज आएंगे। और वो चेंजेस कैसे होंगे? चेंजेस ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड होंगे, वो ज़्यादा वैसे होंगे जो कि नॉट ओनली इन इंडिया बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो डिमांड में है। तो कोर्सेज इस तरह के बनाए जाएंगे, इस तरह के डिज़ाइन किए जाएंगे कि उनसे एम्प्लॉयबिलिटी ज़्यादा बने, इंसान का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, ताकि वो अगर ठीक है उसको जॉब भी नहीं मिल रही, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि अभी तो हम जॉब के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, फ्यूचर में अगर सपोज उसको कहीं और जॉब भी नहीं मिल रही तो खुद का कुछ स्टार्ट कर लेगा। अगर वो खुद में वेल क्वालिफाइड, खुद में वेल ट्रेंड हो जाएगा, वेल स्किल्ड हो जाएगा, तो वो खुद का भी कुछ स्टार्ट कर पाएगा। तो इस तरह से हमारे जो कोर्सेज होंगे, करिकुलम्स होंगे, सिलेबस होंगे, उनमें भी बदलाव आपको दिखाई देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस, बिल्कुल रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा। रीज़न ये है कि अभी हम लोग रिसर्च पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में आपको देखने का मिलेगा कि रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी बहुत ज़्यादा होंगी। रिसर्च का बहुत फ़ायदा होता है। रिसर्च का फ़ायदा कहाँ होता है? एजुकेशन में आप देखिए तो बच्चे का एक तरह से कॉग्निटिव जो माइंड है वो डेवलप होता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। जब आप बच्चों को रिसर्च में एक तरह से आप बोल सकते हो उनको एनकरेज करते हो, तो बच्चे उस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेशली क्योंकि रिसर्च में ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में घुस जाएगा, किसी भी टॉपिक में घुस जाएगा। पहला बच्चा खुद सोचेगा कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है स्कूल में, तो वो उसकी एक तरह से क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, उसके एक तरह से कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, उसकी एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए, इन सबको बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो जो रिसर्च पर फोकस किया जाएगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर वे में होगा और बच्चा फ्यूचर में भी जब उसको एक तरह से जब इतने अच्छे लेवल पे स्कूल्स पे, कॉलेजेस में जब उसे रिसर्च का मौका मिलेगा तो वो फ्यूचर में और ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करेगा। और रिसर्च पे फोकस करने से नॉट ओनली आप कह सकते हैं कि पहले जो रिसर्च हुई है उनके बारे में नॉलेज बढ़ती है, उनमें और एवेन्यूज़ ओपन होते हैं, बल्कि खुद के भी नए एवेन्यूज़ ओपन होते हैं। और इंसान एक तरह से कह सकते हैं जब रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रहता है तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स का बहुत इजीली सॉल्यूशन निकलता है। आज कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग बोलते हैं सपोज कोविड-19 है, इतना बड़ा इन्फेक्शन फैल गया पूरे वर्ल्ड में, इतनी बड़ी बीमारी फैल गई, पैंडेमिक, तो इसमें सब कोई केवल कुछ ही कंट्रीज़ पे ज़्यादा निर्भर देख रहे हैं, मतलब कुछ ही कंट्रीज पे ज़्यादा देख रहे हैं कि भाई इजराइल वैक्सीन निकालेगा, USA वैक्सीन निकालेगा, या फिर जो भी, या फिर कोई और कंट्री निकालेगा। तो पर हम लोग खुद के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं देख रहे कि भाई हम निकालेंगे। रीज़न यही है कि हमने कभी इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस ही नहीं किया। तो अगर फ्यूचर एजुकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस होता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेटली होगा, तो इससे एक तरह से सोसाइटल प्रॉब्लम्स का इजीली सॉल्यूशन होगा और एम्प्लॉयमेंट की भी वेरियस एवेन्यूज निकलेंगी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है फ्यूचर में, वो है कि हमारे कंट्री से बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स में कमी। अगर एजुकेशन ऑनलाइन प्रोवाइड होती है, नॉट ओनली बाय इंडियन इंस्टीट्यूशंस, बल्कि बाहर के भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है वो भी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक बात तो बहुत सही होने वाली है कि स्टूडेंट्स यहीं रह के पढ़ाई करेंगे। और इस चीज़ में इस पे काफ़ी जो कह सकते हैं एकेडमिशियंस हैं, उन्होंने अपने व्यू पॉइंट भी रखे हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में जो बच्चे इंडिया से बाहर जाने वाले, फॉरेन अब्रॉड में जाके जो पढ़ाई करते हैं, उनमें कमी देखने को मिल सकती है। एक स्टूडेंट का जो खुद का घर है वही उसका इंस्टीट्यूशन बन जाएगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ट्रेडिशनल एजुकेशन बंद नहीं हो सकती है, स्कूल्स कॉलेजेस रहेंगे, पर मैं बता रहा हूँ कि सिचुएशन इस तरह की हो सकती है कि
एक बच्चे का जो खुद का घर है वो भी उसका एक इंस्टीट्यूशन बन जाए, उसको स्कूल कॉलेजेस में जाने की जरूरत पड़े बट कुछ नेसेसरी काम के लिए भी, और बाकी एजुकेशन उसको घर पे मिल जाए, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की भी। जो स्कूल कॉलेजेस होंगे उनमें जो ये चीज़ें हैं, थर्मल स्कैनर्स हो गए या फिर सैनिटाइजर्स हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना हो गया, इन चीज़ों पर विशेष फोकस दिया जाएगा। और ये तो एक तरह से आप मान सकते हो नेसेसिटी हो गया अभी फ्यूचर का, कोविड-19 के पोस्ट कोविड-19 पीरियड में देखा जाए तो एक नेसेसिटी हो गया, क्योंकि कोविड-19 इतनी इजीली खत्म होने वाली है नहीं, और वैसे भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए फ्यूचर में हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, किस तरह से खुद को सेल्फ सैनिटाइज रखना है, और किस तरह से इन चीज़ों से निपटना है। तो स्कूल्स भी इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन करेंगी कि किस तरह से पोस्ट कोविड-19 पीरियड में इन्फेक्शियस डिजीज से बचा जा सके, बच्चों को बचाया जा सके। जो पहला चैलेंज है वो क्या है? पहला चैलेंज क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसको अपडेट करना। पहली बात तो अभी हमारे पास में ट्रेडिशनल फॉर्म में देखा जाए तो सफिशिएंट रूम्स नहीं है, और दूसरे फर्नीचर वगैरह और ये फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास में। स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं बट उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, प्रोजेक्टर्स नहीं है, स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, ये सब नहीं है हमारे पास अभी। तो पहला तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि आप ऑनलाइन एजुकेशन बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप बच्चों को स्कूल नहीं बुला रहे हो, ठीक है मान लिया बच्चों को स्कूल नहीं बुला रहे हो, पर टीचर तो किसी तरह से प्रोवाइड कराएंगे ना एजुकेशन, उनको तो वो सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और उसके बाद में हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी एग्जिस्टिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लगभग कह सकते हैं आप 50,000 तो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, और लगभग कह सकते हो आप ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन हमारे स्कूल्स हैं इंडिया में। तो इन सब स्कूल्स और इन कॉलेजेस को, इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमको इंटीग्रेट करना होगा ऑनलाइन सिस्टम से, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है पहली बात। तो दूसरा बड़ा चैलेंज है करंट सिस्टम को डेवलप करना, प्लस साथ में करंट सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। अब इश्यू क्या है, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का, तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप एक तरफ तो एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आपको नए सिस्टम के साथ बढ़ने के साथ साथ ही जो करंट जनरेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाना है। तो इन दोनों में तालमेल बैठाना, एक तरह से बैलेंस बैठाना बहुत टफ होता है, ये इतना ईजी नहीं होता। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना ही लाना है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करना है। इसका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो फिर ये कह सकते हो आप, जो यूथ है वो हताश हो जाता है, बिल्कुल वो निराश हो जाता है। तो हमको ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देनी है कि आप सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन करते रह जाएं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही ना हो। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज़ को मेंटेन करना कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन भी लाएं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यस, बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैंने खुद ने ये चीज़ फेस करी है कि हमारे पास अभी इतने साधन नहीं है। मैंने खुद ने बच्चों को एक तरह से समर्स में, अभी पिछले 2 महीने में जो समर हॉलीडेज थी, इसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश करी बच्चों को। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं कि इंटरेक्शन बच्चों से इतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो बच्चों के साथ मतलब इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं होता पाता, तो सवाल जवाब इतने अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं। तो एजुकेशन भले ही कंटेंट में कोई कमी नहीं हो, पर जब इंटरेक्शन नहीं हो पाता है तो एजुकेशन की ओवरऑल क्वालिटी गिर जाती है। क्योंकि एजुकेशन, जब एक क्लासरूम एजुकेशन को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है कि बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और आपस में जो क्वेश्चनर्स होते हैं, आंसर सवाल जवाब होते हैं, उनसे बच्चों की क्यूरियोसिटी डेवलप होती है और उनकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है। तो वो अभी ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा सा इशू है, और वो फ्यूचर में भी रहेगा जब तक कि हम इसके सॉल्यूशंस नहीं निकाल लेते टेक्नोलॉजी के थ्रू, आईटी के थ्रू, कि भाई किस तरह से इंटरेक्शन को बढ़ाया जा सके बच्चों के बीच में और टीचर के बीच में। जब हम ऑफलाइन मीडियम में एजुकेशन कंटेंट रखेंगे, लाइक इंस्टीट्यूशंस में, जब स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा पोस्ट कोविड-19 पीरियड में? भाई वहाँ ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। तो इसका मतलब आप क्लास में पहले जितने बच्चे बैठते थे उतने नहीं बैठा सकते हो, तो आपको ज़्यादा रूम्स चाहिए होंगे, ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। हमारे पास तो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही कम पड़ रहा है एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए। अगर फ्यूचर में देखा जाए, अगर कैपेसिटी हाफ रख दी जाए क्लास की, तो ये और ज़्यादा बर्डन बढ़ने वाला है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो सकता है, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पोस्ट कोविड-19 पीरियड में हम इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी वो कैसे कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग क्या करें, इन चीज़ों से कैसे निपटें इन चैलेंजेस से।
तो इसको दो भागों में बांटते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन में जो पहली चीज़ है जो हमें करनी चाहिए या करनी होगी, वो ये कि जो हमारे जो ऑनलाइन ओपन सोर्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है लाइक स्वयं और दीक्षा वगैरह, ये जिन पे कंटेंट्स अवेलेबल है, उसको ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि बच्चे उस कंटेंट को ढंग से रिसीव करें और वो बड़े इंटरेस्ट से पढ़ें। इन एजुकेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको डेवलप करना होगा थोड़ा और हमें, ताकि ये ज़्यादा ढंग से इन पे कंटेंट अपलोड किया जा सके और वो बच्चों को पसंद आए। दूसरा है यूट्यूब। यूट्यूब एक बहुत अच्छा मीडियम है एजुकेशन देने का। जैसा कि हम लोगों ने किया, हमने कॉलेजेस में इस बार कॉलेज की यूट्यूब चैनल्स बनाए, उन पे कंटेंट अपलोड किया, तो एक तरह से बच्चों को इंटरेक्ट करने की कोशिश की, उनको एजुकेशन देने की कोशिश करी घर से ही। तो यूट्यूब का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा एजुकेशन देने के लिए। तो ये एक मेथड हो सकता है जिससे हम डील कर सकें भाई कि एजुकेशन को किस तरह से ऑनलाइन मीडियम थ्रू आगे बढ़ाना है, उसमें यूट्यूब एक बड़ा मीन या साधन हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या होता है कि जैसे हम स्कूल कॉलेजेस होते हैं, बच्चों को किताबें दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती है, बैग्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली। तो ये चीज़ होगी कि फ्यूचर में बच्चों को मोबाइल दिए जा रहे हैं या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी दी जा रही है, ये स्कूल की तरफ से दी जाने लगेगी। और ये अभी एक्चुअली इस पे टेस्ट हुए काफ़ी, दुबई में स्कूल्स ने क्या किया, आईपैड वगैरह या दूसरे तरह के टैबलेट्स वगैरह दिए बच्चों को, एक तरह से बोरो किया बच्चों ने स्कूल से, ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख पाएँ। तो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में हो पाएंगी कि बच्चों को हम जो टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से स्कूल की तरफ से प्रोवाइड कराएं। और ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन भी होगा जो टेक्नोलॉजी गैप है उसको फिल करने का, ताकि बच्चे और इंस्टीट्यूशन दोनों एक तरह से अपने लेवल पे रेस्पेक्टिव वर्क्स कर सकें और एजुकेशन हॉल्ट ना हो। यस, टीचर्स की मॉनिटरिंग, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि टीचर्स किस तरह पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे इम्पार्ट कर रहे हैं, उस पर उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि एक तो चेक एंड बैलेंसेस वाला जो सिस्टम है वो बना रहता है कि टीचर्स कॉम्प्लेसेंट नहीं होते हैं और एजुकेशन का जो लेवल है वो बना रहता है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है। तो मॉनिटरिंग, बिल्कुल, ये एक सॉल्यूशन है ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो गिरे ना। और साथ में टीचर्स की ट्रेनिंग, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होगा कि अभी करंटली हम देखें तो बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो कि हायर मिडिल एज या फिर जो ओल्ड एज में हैं, उनको इतनी एक्चुअली टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो मोबाइल इंटरनेट को इतने ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक बेसिक कह सकते हैं ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी जो एजुकेशन सर्विस है वो कंटिन्यू रख सकें और बच्चों को बिना किसी प्रॉब्लम के एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। फीडबैक वर्सेस फीड फॉरवर्ड टेक्निक, यस, इसको हमें यूज़ करना होगा। फीडबैक तो हम अभी भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चे रेट करते हैं टीचर्स को, मतलब एक तरह से कह सकते हैं वो कंप्लेन करते हैं या फिर रेट करते हैं, आप उसको कैसे भी देख लीजिए कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, कैसा नहीं पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, वो एक तरह से रेट करते हैं और अपने फीडबैक्स देते हैं, सजेशंस देते हैं एक तरह से कहाँ इंप्रूव करना है या टीचर को क्या चीज़ें और समझानी चाहिए थी, क्या नहीं, क्या उसने एक तरह से छोड़ दिया या क्या और ऐड करना था वगैरह वगैरह। अब फीड फॉरवर्ड टेक्निक में क्या होता है कि टीचर है वो फीडबैक देता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि भाई इस स्टूडेंट में ये कमी है, इसने ये काम नहीं किया, इसको ये करना चाहिए, इसको यहाँ सुधार करना चाहिए, इसको और कैसे करना चाहिए, वो आइडियाज़ भी बताता है, तरीके भी बताता है। तो एक्चुअली है क्या, अभी जो कोई असाइनमेंट से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बच्चों को, बच्चे उनको ठीक है कर लिया, जो कर लिया, टीचर ने जो फीडबैक दिया वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो उसे समझाया वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइज ही नहीं करते हैं। तो रेगुलर अगर फीडबैक दिए जाते हैं हर चीज़ पर, हर क्लासेस में, रेगुलर इंटरवल में, लाइक वीक के बाद में या फिर हर मंथ, तो बच्चे एक तरह से एंगेज रहते हैं कि उनको रेगुलर फीडबैक दिए जा रहे हैं टीचर के द्वारा कि भाई उनमें ये कमी है, उनमें यहाँ सुधार करना है। तो ये टेक्निक है ना, फीड फॉरवर्ड टेक्निक, फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड, इन दोनों का इस्तेमाल जरूर करना होगा हमें फ्यूचर में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एजुकेशन रिलेटेड। और जो ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर मतलब बच्चे कॉलेज स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ जो हमें करनी होगी बच्चों की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वो ये है रेगुलर चेकअप्स कि बच्चों की हेल्थ किस तरह की है। आगे फ्यूचर में इन्फेक्टिव डिजीजेज जो है, कोविड को देख लो चाहे या फिर कोई और इन्फेक्शन डिजीज आती है, तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का रेगुलर चेकअप हो। तो ये इंस्टीट्यूशंस को अपने लेवल पे करना होगा। टीचर ट्रेनिंग की बात तो मैं कर चुका हूँ कि टीचर्स को ऑनलाइन मीडियम और ऑफलाइन मीडियम दोनों के लिए ट्रेनिंग देनी होगी,
क्योंकि जब तक टीचर्स को प्रॉपर ट्रेंड नहीं किया जाता है, वो ऑनलाइन एजुकेशन हो चाहे ऑफलाइन एजुकेशन हो, वो किसी को भी ढंग से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जो एजुकेशन का जो पर्पज़ है ना, जो इंटरेक्शन बच्चों का और साथ में जो नॉलेज इम्पार्ट करने का, वो हो ही नहीं सकता है। तो टीचर, पहली बात तो टीचर ही वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड होने चाहिए, उसके बाद में बात की बात मतलब कह सकते हैं कि बाकी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि भाई आपको किन टॉपिक्स पर आगे वीडियो चाहिए और मुझमें किन चीज़ों की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमको समझ नहीं आ रही है या फिर ये आपकी सही तरह नहीं है, समझाने का तरीका सही नहीं है। तो ये आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहता था, यू मस्ट हैव गॉट इट।